कमरे की फिजा हाशिर के बिखरे हुए लहजे और गुस्से की तपिश से बोझिल हो रही थी। उसने बेदर्दी से आतिका के कमजोर शाने थामे और उसे दरवाजे की सिमत धकेलते हुए गरजदार आवाज में कहा कि वो फौरन उसके कमरे से निकल जाए। उसकी आंखों में छाया हुआ जुनून आतिका के लिए अजनबी और खौफनाक था, जिसने उसे संभलने का मौका तक न दिया। हाशिर ने उसे ये बावर करवाया कि अगर उसने अपना आप दिखाया तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये उसकी भूल है कि वो उसे कोई सज़ा नहीं दे सकता। आतिका, जो बचपन से उसी हाशिर के सीने से लगकर सुकून की नींद सोने की आदी थी, आज उसी के हाथों धक्के खाकर कमरे से बाहर खड़ी अपनी बेबसी पर साकित थी। 6 साल की तवील खामोशी और दूरी के बाद जब वो एक अनजाने डर के तहत उसकी पनाह लेने आई थी तो उसे दुत्कार दिया गया। हाशिर के गुस्से ने उन तमाम यादों को रोन डाला था जो कभी उन दोनों के दरमियान एक मासूम से रिश्ते की बुनियाद थी। आतिका का पूरा वजूद लरस रहा था और वो बंद दरवाजे को देखकर सोच रही थी कि क्या वो यही हाशिर है जिसकी आगोश कभी उसकी कुल कायनात हुआ करती थी। अपने कमरे की तारीकी में कदम रखते ही आतिका जैसे हिम्मत हार गई और दरवाजे की पुर्ज से लगकर फर्श पर ही ढेर होती चली गई। उसकी सिसकियां जब्त की तमाम हदें तोड़कर गूंजने लगी और वो घंटों घुटने में सर दिए देर तक तड़पती रही। बंद आंखों के सामने बचपन की वो धुंधली मगर रोशन तस्वीरें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। जब हाशिर उसकी पूरी दुनिया था, उसे याद आया कि वो जब जरा सी भी बात पर डर जाती या बारिश की गरज सुनती तो दौड़कर हाशिर के पास चली जाती और वो अपनी छोटी सी यतीम बहन जैसी कज़न को अपने सीने से लगा कर कहता कि जब तक वो मौजूद है उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। इन दिनों हाशिर की आगोश उसके लिए दुनिया का सबसे महफूज किला थी, जहाँ ना कोई दुख पहुँच सकता था और ना कोई खौफ। उसे वो वक्त याद आया जब हाशिर के बाबा ने मरने से पहले उसे हाशिर के सुपुर्द किया था और उसे लगा था कि अब उसकी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी, मगर आज वही पनाहगाह एक अज़ियतनाक कैद बन चुकी थी और वो हाथ जो कभी उसे थपक कर सुलाते थे उसे धक्के देकर निकाल चुके थे। माजी की वो प्यारी यादें अब उसे हाल के उस तल्ख लहजे से टकराकर चकनाचूर हो रही थी जिसने उसे यह एहसास दिलाया कि अब उसका कोई सहारा बाकी नहीं रहा। आतिका को बाहर निकालने के बाद हाशिर ने एक झटके से दरवाज़ा बंद तो कर दिया, मगर उसके दिल के अंदर बर्पा होने वाला तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अभी वही लरसता हुआ वजूद और वो खौफज़दा चेहरा घूम रहा था। आतिका, जैसे उसने 6 साल तक नज़रअंदाज किए रखा था, आज उसके सामने आई तो बिल्कुल ही बदली हुई थी। वो बचपन की शोख और चंचल लड़की अब हड्डियों का एक ढांचा लग रही थी जिसकी आंखों की चमक कहीं खो चुकी थी। खास तौर पर उसके बाजू और गर्दन में नजर आने वाले वो गहरे नीले निशानात हाशिर के जहन में हथौड़ों की तरह बच रहे थे। वो नील कैसे थे, उसे किसने मारा, ये सवाल उसे अंदर ही अंदर मलामत करने लगा। उसने सोचा कि वो उसे सज़ा दे रहा है, मगर उसे ये देखकर धचका लगा कि वो तो पहले ही किसी बड़ी अज़ियत से गुजर रही है। उसका गुस्सा अब आहिस्ता आहिस्ता एक अनजाने खौफ और तजस्सुस में बदल रहा था। वो खुद को जितना यकीन दिलाने की कोशिश करता कि उसे आतिका से कोई लेना देना नहीं, उसका दिल उतना ही उस बदले हुए सरापे और उन जख्मों की हकीकत जानने के लिए तड़प रहा था। उस रात हाशिर की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी और वो बार बार खुद से पूछ रहा था कि उसकी अदम मौजूदगी में उस घर के बंद दरवाज़ों के पीछे आखिर आतिका के साथ क्या होता रहा है। अगली सुबह हाशिर जब ऑफिस पहुंचा तो जहन में अब भी घर के उलझाव में फंसा हुआ था, जहां जर्निश पहले से ही उसके कैबिन में मौजूद थी। चेहरे पर मसनूई सी मुस्कुराहट सजाया और नहायत ही नफासत से तैयार जर्निश महज हाशिर की सेक्रेटरी नहीं बल्कि वो वाहिद जल्द उसकी शरीक हयात बनने वाली थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसके नज़दीक जज्बात और रिश्तों की अहमियत सिर्फ अपने मफाद तक महदूद थी। उसकी हर बात में एक ख़ास किस्म की मतलब परस्ती छुपी होती थी और वो हाशिर की दौलत और समाजी मर्तबे से मुतासिर न थी कि उसकी ज़ात से। हाशिर के सामने वो खुद को निहायत ही हमदर्द और सुगर जाहिर करती, मगर उसकी नज़रें हमेशा ही हाशिर के ख़ानदानी पस मंज़र और उसके बिज़नेस पर ही जमी रहती। आज भी वो शादी की तैयारी और नए डिज़ाइनर्स के चर्चे कर रही थी, मगर हाशिर को पहली बार उसकी बातों में वो कशिश महसूस नहीं हो रही थी। जर्निश ने हाशिर की बेतवज्जही को भांपते हुए अपनी मीठी बातों का जाल बिछाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी मसनूई हमदर्दी के पीछे छुपी खुद गर्जी हाशिर की नज़रों से ओझल थी, जो जर्निश को अपनी ज़िंदगी का एक रोशन इंतखाब समझ रहा था। जर्निश का असल मकसद सिर्फ उस आलीशान ज़िंदगी पर कब्जा करना था जिसका ख्वाब वो बरसों से देख रही थी, और उस रास्ते में आने वाले किसी भी रुकावट को हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए हाशिर की सोचे माजी के उस तल्ख दिन की तरफ मुड़ गई जब उसके बाबा ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। अस्पताल के उस मखसूस बू वाले कमरे में एक अजीब सी घुटन थी जब उसके मरते हुए बाप ने हाशिर का हाथ आतिका के हाथ पर रखकर उसे अपनी ज़िंदगी की आखिरी वसीयत सुनाई थी।
हाशिर यतीम है, उसका मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, उसे अपनी पनाह में ले लो वरना मैं सुकून से नहीं मर सकूंगा। उनके लहजे की इल्तिजा ने हाशिर के तमाम तर एतराज़ात को ज़ुबान पर ही दबा दिया था। उसे याद आया कि कैसे एक छोटे से निकाह के ज़रिए 17 साला मासूम आतिका को उसके नाम कर दिया गया था। हालांकि वो इस वक्त ना उससे शादी के लिए तैयार था और ना ही उसके दिल में आतिका के लिए शौहरों वाले जज्बात थे। उसके लिए वो हमेशा से एक छोटी बच्ची ही रही थी जिसे वो अपनी जिम्मेदारी समझता था, मगर उस ज़बरदस्ती के बंधन ने उसके अंदर एक अजीब सी नफरत और उकताहट भर दी थी। निकाह के फ़ौरन बाद जब उसके बाबा के इंतकाल ने उस रिश्ते को एक बोझ बना दिया था जिससे वो 6 साल तक भागता रहा था, उसने आतिका को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए उसे एक अलग कमरे तक महदूद कर दिया था। मगर आज वही माजी एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ था और वो वसीयत अब उसे एक जंजीर की तरह महसूस हो रही थी जैसे उसे जनिश और आतिका के दरमियान ला खड़ा किया था। बीजी ने जब कमरे में कदम रखा तो आतिका को फर्श पर ढेर देखकर उनका दिल कट कर रह गया। वो आहिस्ता से उसके पास बैठी और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे दिलासा देने लगी। रो नहीं मेरी बच्ची, सब्र कर। उनके लहजे की ममता ने आतिका की सिसकियों भरे दर्द को मजीद मेहमान कर दिया। बातों बातों में बीजी की आंखें भी भर आईं और उन्होंने दुख से वो सब कह दिया जो वो बरसों से देख रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन 6 सालों में आतिका ने खुद को एक जिंदा लाश बना लिया था, ना किसी खुशी में शामिल होती, ना ही कोई फरमाइश करना, बस एक कोने में पड़े रहकर जिंदगी गुजारना। बीजी ने इंकशाफ किया कि हाशिर की बेरुखी और घर वालों की सख्ती ने आतिका से उसका बचपन, मुस्कुराहट तक छीन ली थी। वो बताने लगी कि आतिका रातों को अक्सर भूखी सो जाती और खामोशी से अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती, मगर उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। बीजी की ज़ुबान से अपनी बर्बादी की दास्तान सुनकर आतिका को यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी तन्हाई का बोझ अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, क्योंकि उन 6 सालों में वो सिर्फ एक इंसान की तवज्जो की मुंतज़िर थी और वही उसे दुत्कार चुका था। जनिश एक महंगे माल के चमकते हुए शो रूम्स में एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक उड़ती फिर रही थी और उसके हाथ में कीमती मलबूसात और ज़ुबान पर सिर्फ अपनी पसंद के चर्चे, मगर हाशिर वहाँ मौजूद होकर भी गैर हाजिर था। जर्निश जब उसे कोई लिबास दिखाती या उसके राय मांगती तो हाशिर बस असबाब में सर हिला देता, लेकिन उसकी जहनी स्क्रीन पर मुसलसल आतिका के वो नीले निशानात उभर रहे थे। उसे रह रहकर वही मंजर याद आ रहा था जब उसने आतिका को धक्का दिया था और उसके बाजू पर जमे हुए वो गहरे नील उसकी सफ़ेद रंगत पर जख्मों की तरह वासे थे। जर्निश की चहकती हुई आवाज़ उसे शोर लगने लगी थी। एक तरफ वो लड़की थी जो दुनिया की हर आसाइश समेटना चाहती थी और दूसरी तरफ वो खामोश वजूद था जिसके जिस्म पर मौजूद निशानात किसी बड़ी अजियत की गवाही दे रहे थे। हाशिर को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि वो यहाँ जर्निश के साथ खुशियाँ खरीदने की कोशिश कर रहा है जबकि उसके अपने घर की छत तले कोई बेगुनाह लड़की जख्म खाए बैठी है। उसे एहसास जुर्म ने उसकी शाम को बोझल कर दिया था और वो चाह कर भी आतिका के उन जख्मों के सवाल से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। रात के पिछले पहर जब पूरे घर पर सन्नाटा तारी था, हाशिर के कदम गैर इरादी तौर पर आतिका के कमरे की तरफ ले गए। उसने बहुत ही आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो कमरे की मध्यम रोशनी में उसे आतिका फर्श पर बिछी एक पतली सी चटाई पर सोई हुई नजर आई। उसका सर बाजू पर टिका था और चेहरे पर अभी आंसू की नमी के खुश्क निशानात मौजूद थे। हाशिर करीब हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो नींद में भी किसी डरावने ख्वाब की गिरफ्त में है, क्योंकि उसके लब थरथरा रहे थे। उस लम्हे हाशिर को आतिका की मासूमियत ने बुरी तरह तड़पा दिया। वो वही लड़की थी जो कभी उसके एक इशारे पर खिल उठती थी, मगर आज वो इतनी ही तौकीर हो चुकी थी कि अपनी ही घर में फर्श पर सोने पर मजबूर थी। उसके बिखरे हुए बालों और जर्द चेहरे को देखकर हाशिर के दिल में हमदर्दी की एक लहर उठी। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि आतिका कोई बोझ नहीं है बल्कि एक जीता जागता वजूद है जिसकी मासूमियत उसकी बेरुखी की भेंट चढ़ चुकी है। वो देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसका दिल चाहा कि उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दे और उसके जख्मों पर मरहम रखे, मगर उससे अपने किए हुए फैसले और अना के बुत उसके रास्ते की दीवार बन गए। उस रात उसे पहली बार आतिका की एक बीवी के तौर पर नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची के तौर पर नजर आई जिसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उसका फ़र्ज़ था। अगली सुबह हाशिर के ऑफिस जाने के फ़ौरन ही बाद घर का नक्शा ही बदल गया। हाशिर की माँ जो आतिका की ताई अम्मी भी थी, गुस्से में भरी हुई आतिका के कमरे में दाखिल हुई और उसे बालों से पकड़कर झंझोर डाला। उनका लहजा जहर में बुझा हुआ था जब उन्होंने आतिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रात गए हाशिर के कमरे में उसे वरगलाने गई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के करीब जाने की? वो जर्निश से शादी कर रहा है और तू एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहते हुए उन्होंने आतिका के बाजू पर जोर से चुटकी भरी और उसे दीवार के साथ दे मारा, जिससे उसके पुराने नीले निशानात ताज़ा हो गए। आतिका दर्द से करा उठी, लेकिन उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकला, क्योंकि वो बरसों से अपनी ताई अम्मी की इस अजियत पसंदी और तंज़ो तनशी के आदी हो चुकी थी। हाशिर की माँ का दिल आतिका के लिए नफरत से भरा हुआ था। वो उसे अपने बेटे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा समझती थी, जिसे वो किसी न किसी तरह निकाल बाहर करना चाहती थी। आतिका की खामोशी उनके गुस्से को मज़ीद हवा देती थी और वह हर बार उसे जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाकर ये बावर करवाती थी कि इस घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर है। वही नीले निशानात जो हाशिर की नींदें उड़ा रहे थे, दरअसल उसकी अपनी माँ के उस बेरहम सलूक की गवाही थे जो वो हाशिर की गैर मौजूदगी में आतिका पर रवा रखती थी।
شام کو جب حاشر گھر لوٹا تو فضا میں پھیلی ایک عجیب سی گھٹن نے اسے چونکا دیا۔ وہ سیدھا کچن کی طرف گیا جہاں عاطقہ برتن دھو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی آہٹ عاطقہ کے کانوں میں پڑی وہ بری طرح سہم کر پیچھے ہٹی اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ اس کے چہرے پر چھایا ہوا وہ وحشت زدہ خوف حاشر کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ وہ خوف کسی غلطی کا نہیں بلکہ کسی گہرے صدمے کا آغاز تھا۔ حاشر نے دیکھا کہ عاطقہ نے سردی نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی چادر کو کندھوں پر سختی سے لپیٹا ہوا تھا، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا شک اس وقت یقین میں بدلنے لگا جب اس نے اپنی ماں کو دور سے عاطقہ کو گھورتے اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکاتے ہوئے دیکھا۔ حاشر کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ گھر میں ہوتا تھا عاطقہ اس کے سامنے نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو اس کا وجود زخموں سے چور ہوتا ہے۔ یہ زخم حادثاتی نہیں ہو سکتے، اس نے سوچا، اور اس کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے اپنے ہی گھر کے افراد عاطقہ کے ساتھ کوئی مکروہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ شک کی یہ چنگاری اب حاشر کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خاموشی کے پیچھے چھپی حقیقت کو بے نقاب کر کے ہی رہے گا۔ حاشر نے ہمت مجتمع کی اور رات کے اندھیرے میں عاطقہ کے کمرے کی سمت بڑھا۔ اس کا ارادہ صرف اس سے بات کرنا اور ان زخموں کی حقیقت جاننا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، عاطقہ جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر بجلی کی تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ حاشر نے نرمی سے اس کا نام پکارا اور اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ عاطقہ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، مگر اس کے لہجے کی وہ نرمی بھی عاطقہ کے دل میں بیٹھے خوف کو کم نہ کر سکی۔ وہ ہانپنے لگی اور دیوانہ وار پیچھے ہٹتے ہوئے کمرے کے کونے میں جا دبکی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کر لیے، جیسے وہ حاشر سے کسی متوقع وار کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور ایسی وحشت تھی کہ حاشر کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے یوں لگا جیسے عاطقہ اسے اپنا محافظ نہیں بلکہ سب سے بڑا دشمن سمجھ رہی ہو۔ حاشر نے دوبارہ اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن عاطقہ کے منہ سے ایک بے نام سی چیخ نکلی اور وہ لرزتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا اس طرح دور ہٹنا اور خوف سے نیلا پڑنا حاشر کے چہرے کے اور دل پر آری کی طرح چل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ عاطقہ کا ڈر اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ گہرا اور وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگلے روز زرنش بخیر بتائے حاشر کے گھر آدم کی۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر براجمان اپنی شادی کی پلاننگ میں مگن تھی کہ عاطقہ چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ زرنش کی نظر جیسے ہی عاطقہ کے سادہ ہولی اور جھکی ہوئی نظروں پر پڑی، اس کے لہجے میں زہر اتر آیا۔ اس نے جان بوجھ کر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے عاطقہ کے میلے دوپٹے پر تنقید شروع کر دی اور اسے کسی ملازمہ کی طرح جھاڑنے لگی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ مہمانوں کے ساتھ کیسے آتے ہیں سامنے؟ اور یہ شکل دیکھو اپنی، جیسے برسوں سے نہائی نہ ہو۔ زرنش کے یہ تہذیب آمیز جملے عاطقہ کے دل کو چھنی کر رہے تھے۔ زرنش نے حاشر کی ماں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عاطقہ کو مزید نیچا دکھانے کے لیے اس کا ہاتھ سے ٹرے چھین کر میز پر پٹک دی، جس سے کچھ چائے عاطقہ کے ہاتھ پر گر گئی۔ عاطقہ نے تکلیف کے باوجود ایک لفظ نہ کہا، بس خاموشی سے آنسو پی گئی، جبکہ زرنش اسے گھر کا بوجھ اور حاشر کی زندگی کی غلطی قرار دے کر اس کی تذلیل کرتی رہی۔ زرنش کی یہ بدتمیزی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عاطقہ کو اس کی اوقات یاد دلا کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بدل کر دے۔ زرنش ابھی عاطقہ کو مزید کھرے کھوٹے سنانے ہی والی تھی کہ حاشر کی گرجدار آواز نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ حاشر جو کافی دیر سے دروازے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے درمیان آیا۔ زرنش نے سمجھا کہ شاید حاشر اس کا ساتھ دے گا، مگر اس وقت حاشر کے چہرے پر موجود غصہ صرف عاطقہ کے لیے نہیں بلکہ زرنش کے لیے تھا۔ بہت ہو گیا زرنش، عاطقہ اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے، وہ میری منصوب ہے، اور اس سے بات کرتے ہوئے تمہیں اپنی زبان پر لگام دینی چاہیے۔ حاشر کا یہ لہجہ زرنش کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ زرنش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس عاطقہ کو حاشر خود شاید ناپسند کرتا تھا، آج اسی کے لیے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ عاطقہ جو سر چکائے کھڑی تھی حاشر کے ان الفاظ پر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ حاشر نے نہ صرف زرنش کو خاموش کروایا بلکہ عاطقہ کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جیسے وہ اسے دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتا ہو۔ زرنش کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی، مگر حاشر کی آنکھوں میں موجود اس نئی چمک اور دفاعی انداز نے اسے یہ پیغام دے دیا کہ اب وہ عاطقہ کو آسان ہدف نہیں بنا سکے گی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب حاشر کسی کام سے واپس اوپر والے پورشن کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے عاطقہ کے کمرے سے اپنی ماں کے غصیلے لہجے میں اونچی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور ایک انجانے خوف کے تحت وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی ماں نے عاطقہ کو بازو سے سختی سے جکڑا ہوا تھا اور وہ ماضی کی کوئی پرانی بات نکال کر اسے شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی۔ تیری منحوس قدموں کی وجہ سے میرے بھائی کی موت ہوئی، تو ہمارے گھر پر بوجھ ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے عاطقہ کے وہی نیلے پڑے ہوئے بازو کو بری طرح مروڑ دیا جس پر وہ پہلے ہی زخم کھائے بیٹھی تھی۔
आतिका की दबी दबी सिसकियाँ और उसके चेहरे पर फैलती तकलीफ की लहर ने हाशिर के दिल को लरजा कर रख दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत को वो अपनी हमदर्द माँ समझता था वो इस मासूम लड़की के साथ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। हाशिर का खून खौलने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि वो नीले निशानात कहाँ से आ रहे थे और आतिका उससे बात करते हुए क्यों थर थर काँपती थी। उसकी अपनी माँ उस घर के बंद कमरे में आतिका की रूह को हर रोज़ कुचल रही थी और वह सबसे बेखबर अपनी ही दुनिया में मगन रहा था। हाशिर से अब मज़ीद जब्त ना हो सका। उसने एक ज़ोरदार झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला जो दीवार से टकराकर पूरी शिद्दत से गूंजा। कमरे में मौजूद दोनों ख़वातीन बुरी तरह उछल पड़ी, मगर हाशिर की माँ का हाथ अभी आतिका के बाजू पर ही जमा हुआ था। हाशिर के चेहरे पर गुस्से और दुख की एक ऐसी लहर थी कि फ़िज़ा ही साकित हो गई। बस करें अम्मी, बहुत हो गया। हाशिर की धार ने उसकी माँ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसने तेज़ी से आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ आतिका की बाजू से झटक दिया और उनके दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। आतिका जो दर्द और खौफ से मारी हुई थी, उसे जैसे ही हाशिर की सूरत में एक ढाल नजर आई, वो किसी सहमे हुए परिंदे की तरह लपक कर उसकी पुश्त के पीछे छुप गई। उसने हाशिर की कमीज़ को पीछे से मुट्ठियों में इस कदर सख्ती से जकड़ लिया जैसे वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी पनाहगाह को थाम रही हो। हाशिर को अपनी कमर पर आतिका के लरसते हुए वजूद का लम्स और उसकी गर्म सांसें महसूस हुई जिसने उसके अंदर एक अजीब सा तलातुम बर्पा कर दिया। उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर दो टोक लहजे में कहा कि आज के बाद इस घर में आतिका पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। आतिका का इस तरह उसके पीछे छुपना हाशिर को यह एहसास दिला गया कि तमाम तर तरक्कियों के बावजूद भी यह लड़की आज भी उसे अपना वाहिद मुहाफ़िज़ समझती है। अपनी माँ के जाने के बाद कमरे में एक गहरी और बोझिल खामोशी छा गई जिससे सिर्फ आतिका की दबी दबी सिसकियाँ ही तोड़ रही थीं। हाशिर वहीं साकित खड़ा रहा। उसे अपनी पीठ पर आतिका की गिरफ्त अब भी महसूस हो रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही थी। जब वो मुड़ा तो आतिका ने फ़ौरन नज़र झुका ली और ख़ुद को समेटने की कोशिश करने लगी। हाशिर ने जब उसके उन बाजों को देखा जो नीले निशानात से भरे हुए थे तो उसे अपनी 6 साला गफलत पर शदीद पछतावा होने लगा। उसे अपनी वो तमाम तर सद मेरी याद आई जिसकी वजह से आतिका उस घर में अकेली पड़ गई थी और जालिमों के हत्थे चढ़ गई थी। वो खामोशी से उठा और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके करीब बैठ गया। आतिका ने घबराकर हाथ पीछे खींचना चाहा मगर हाशिर ने बहुत ही नरमी और हक के साथ उसकी कलाई थाम ली। अब नहीं आतिका, अब मज़ीद नहीं। उसके लहजे में ऐसी नदामत थी कि आतिका साकित हो गई। हाशिर ने रुई में दवा लगाकर बहुत आहिस्तगी से उसके ज़ख्मों पर लगाना शुरू की। वो हर बार दवा लगाते हुए उसके चेहरे की तकलीफ़ को देखता और अंदर ही अंदर खुद को कोसता कि उसने क्यों उस मासूम की पुकार ना सुनी। आतिका खामोशी से उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो हाथ उसे धक्के देकर निकाल चुके थे वही आज इतनी मोहब्बत और दर्द से उसके ज़ख्मों पर मरहम रख रहे थे। उस रात हाशिर की आंखों से बहने वाले नदामत के आंसू उसके दिल पर जमी 6 साला बर्फ़ को पिघला रहे थे। कमरे में मौजूद खामोशी अब तल्ख नहीं थी बल्कि उसमें एक अजीब सी अपनायत घुलने लगी थी। हाशिर अब भी खामोशी से उसके ज़ख्मों पर मरहम रख रहा था कि आतिका ने हिम्मत जमा की और अपनी भीगी हुई आंखें उठाकर उसे देखा। उसके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसने हाशिर के दिल की धड़कनें रोक दी। आपको लगता है कि मैं 6 साल आपसे दूर रही मगर मैं तो हर पल आप ही के साए में जीती रही हूँ। आतिका की आवाज़ लरस रही थी। उसने एक गहरा सांस लिया और हाशिर की आंखों में झांकते हुए वो एतराफ़ कर दिया जो वो बरसों से उसके सीने में दफन था। हाशिर भाई, मैं बचपन में भी जब डरती थी तो सिर्फ आपके पास सुकून पाती थी और आज भी जब सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तब भी मेरा दिल यही कहता है कि आप ही मेरी आखिरी पनाहगाह हैं। आप भले मुझसे नफरत करें, मुझे धक्के देकर निकाल दें मगर उस यतीम के पास आपके सीने के अलावा सर छिपाने के लिए दूसरी जगह कोई भी नहीं है। आतिका के इन लफ्ज़ों ने हाशिर के अंदर जैसे कुछ तोड़ कर रख दिया हो। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे अपनी ज़िंदगी का बोझ समझकर दूर धकेलता रहा वो लड़की तो उसके नाम की तस्बीह पढ़कर अपनी ज़िंदगी के कठिन दिन काट रही थी। उसका ये मासूमाना एतराफ़ हाशिर के तमाम तर गुरूर और गुस्से को पिघलाने के लिए काफ़ी था और उसे पहली बार अपनी जिम्मेदारी का वो एहसास हुआ जो किसी वसीयत का मोहताज नहीं था। अगली सुबह घर की फ़िज़ा उस वक्त बदल गई जब एक कोरियर वाला हाशिर और ज़र्निश की शादी के दावतनामों का भारी बंडल देकर गया। हाशिर की माँ ने बड़े फ़ख्र और चाव के साथ वो कार्ड्स खोले और लाउंज में बैठकर फहरिस्तें बनाने लगी। उनकी आवाज़ में एक फातिहाना चमक थी। आतिका जो करीब से गुजर रही थी उसकी नज़रें उन सुनहरी और सुर्ख रंग के कार्ड्स पर पड़ी जिन पर हाशिर का नाम ज़र्निश के नाम के साथ जली हरूफ में लिखा हुआ था। उसे यूँ लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। अभी कल ही की बात थी जब हाशिर ने उसके ज़ख्मों पर मरहम रखा था और उसे एक नई उम्मीद दी थी मगर आज उन कार्ड्स ने उसे उसकी असल हकीकत याद दिला दी थी कि वह सिर्फ इस घर की एक बोझ है जिसका हाशिर की ज़िंदगी में कोई मुस्तकिल मकाम नहीं है। उसने कपकपाते हाथों से एक कार्ड उठाकर देखना चाहा तो ताई अम्मी ने झटके से उसके हाथ से छीन लिया और उसे तज़हीक भरी नज़रों से देखते हुए बावर करवाया कि ये खुशियाँ उसके लिए नहीं है।
आतिका का दिल किरची किरची होकर बिखर रहा था। उसे महसूस हुआ कि हाशिर की हमदर्दी महज एक आरजी एहसास था, जबकि हकीकत तो इन कार्ड्स की सूरत में उसके सामने पड़ी थी। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ भाग गई, जहाँ दीवारों ने एक बार फिर उसकी सिसकियों का इस्तकबाल किया और उसे लगा कि उसकी पनाहगाह अब हमेशा के लिए उसे चुनने वाली है। हाशिर अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था और उसके सामने वही सुनहरी कार्ड पड़ा था जो उसकी और ज़र्निश की शादी का ऐलान कर रहा था, मगर उस वक्त उसे ये कार्ड एक कैदनामा महसूस हो रहा था। उसके जहन में एक तरफ बचपन की वो नन्ही आतिका थी जो उसकी उंगली थाम कर चलती थी और जिसकी मासूम आंखों में हाशिर के लिए बेपनाह भरोसा था, वही आतिका जिसने कल रात तड़प कर उसे अपनी वाहिद पनाहगाह करार दिया था। दूसरी तरफ ज़र्निश थी जिससे वो मोहब्बत का दावा कर चुका था और जिससे शादी का वादा उसे एक माशरती और इखलाकी बोझ तले दबा रहा था। हाशिर का ज़हनी कुर्ब उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसे बार बार ज़र्निश की वो खुदगर्जी और आतिका के जिस्म पर मौजूद वो नीले निशानात याद आ रहे थे जो ज़र्निश की बदतमीज़ी और उसकी अपनी माँ के तशद्दुद का नतीजा थे। क्या वो एक ऐसी औरत को अपनी ज़िंदगी का साथी बना सकता था जो उसकी मासूम कज़न की तज़लील करती हो? मगर क्या वो ज़र्निश से किया हुआ वादा तोड़कर अपनी ज़ुबान से फिर सकता था? उसके सोचों के ताने बाने उलझते ही जा रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ एक तरफ उसकी अना और वादा है और दूसरी तरफ वो खामोश मोहब्बत और जिम्मेदारी जो 6 साल पहले उसके बाप ने उसके सुपुर्द की थी। उस रात हाशिर को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना था, मगर उसके दिलो दिमाग के दरमियान जारी ये जंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान से बरसती मौसलाधार बारिश की आवाज़ और बिजली की कड़क ने माहौल को मज़ीद बोझिल बना दिया था, मगर आतिका के कमरे के अंदर का मंजर उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे था। वो तेज़ बुखार की तपिश में तड़प रही थी, उसका वजूद आग की तरह दहक रहा था और हंसियानी कैफियत में उसके लबों से मुसलसल हाशिर का नाम निकल रहा था। हाशिर जिसे बेचैनी ने सोने ना दिया था, जब उसके कमरे में पहुंचा तो आतिका की हालत देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन ही पानी की पट्टियां लाईं और उसके माथे पर रखने लगा। पूरी रात बाहर बारिश बरसती रही और अंदर हाशिर एक पल के लिए भी अपनी जगह से ना हिला। वो बार बार ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर आतिका के माथे पर रखता और उसका हाथ थाम कर उसे यह एहसास दिलाता कि वो अकेली नहीं है। बुखार की शिद्दत में जब आतिका कराती तो हाशिर का दिल कट कर रह जाता। उसे अपनी वो तमाम तलखियाँ याद आती जो उसने उस मासूम लड़की को दी थी। रात के उस पहर जब दुनिया सो रही होती थी, हाशिर आतिका के सरहाने बैठा उसके बालों में बिखरे हुए बालों को सहलाता और उसकी सांसों की तरतीब दुरुस्त होने का इंतज़ार करता रहा। उस बरसात की रात ने हाशिर के दिल में छुपी मोहब्बत को जैसे धोकर साफ कर दिया था और उसे एहसास हुआ कि ज़र्निश के साथ उसका रिश्ता कितना ही चमकदार क्यों ना हो, सुकून उसे उसी तकलीफ ज़दा लड़की की तीमारदारी में मिल रहा है। सुबह की पहली किरण फूटने तक आतिका का बुखार तो टूट गया, मगर हाशिर का दिल अब एक नए बंधन में बन चुका था। सूरज की पहली किरणों के साथ जब आतिका की आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया और सामने कुर्सी पर हाशिर को उसी हाल में सोते देखा। उसे याद आया कि कैसे वो पूरी रात वो उसकी तीमारदारी करता रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ी। वो चुपके से उठी और किचन में जाकर हाशिर के लिए उसकी पसंद का नाश्ता तैयार करने लगी। कुछ देर बाद जब हाशिर किचन में दाखिल हुआ तो पराठों की इश्तहा अंगेज खुशबू और आतिका को तंदही से काम करते देखकर उसके चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। दोनों के दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया, मगर फिजा में एक खामोश मुफाहिमत रक्स कर रही थी। आतिका ने जब चाय का कप हाशिर के सामने रखा तो उसकी नज़रें झुकी हुई थी, मगर इस बार वो खौफ से नहीं बल्कि शर्म हया से थी। हाशिर ने चाय का घूंट भरा और आतिका की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? आतिका ने धीरे से सर हिलाकर उसे यकीन दिलाया कि वो ठीक है। उस सादा से नाश्ते के दौरान उनकी नज़रें जब भी मिली उनमें माजी की तलखी की जगह एक दूसरे के लिए एहतराम और उनके लिए एक अनकही अपनायत मौजूद थी। हाशिर को महसूस हुआ कि लफ्ज़ों के बगैर भी बहुत कुछ कहा और सुना जा सकता है और आतिका की ये छोटी सी खिदमत उसके दिल के बंद दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी। ज़र्निश हमेशा की तरह बगैर दस्तक दिए घर में दाखिल हुई और सीधी लाउंज की तरफ बढ़ी, जहाँ का मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। हाशिर और आतिका किचन के करीब बैठे किसी बात पर हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। वो हाशिर जो ज़र्निश के साथ हमेशा से ही संजीदा रहता था, आज आतिका के साथ इतना पुरसुकून नजर आ रहा था। ज़र्निश का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा और उसने हाथ में पकड़ा हुआ बैग जोर से सोफे पर पटक दिया। ये क्या तमाशा है हारिश? उसकी चीख में घर के सुकून को तहवाला कर दिया। ज़र्निश ने आतिका की तरफ इशारा करते हुए उसे गलीज़ गालियां देना शुरू कर दी और हाशिर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उसे 2 टके की लड़की की खातिर उसे धोखा दे रहा है। उसने आतिका को बालों से पकड़कर झटकना चाहा, मगर इस बार हाशिर ने उसका हाथ हवा में ही दबोच लिया। ज़र्निश का गुस्सा अब जुनून की हद तक पहुंच चुका था। वो अपनी शादी के कार्ड्स और अपनी अना के बारे में चिल्ला रही थी, जबकि हाशिर की खामोशी और आतिका के लिए उसकी हिफाजती ढाल ने ज़र्निश को मज़ीद पागल कर दिया था। उसे एहसास हो गया कि वो जगह
जो उसने अपने लिए मखसूस समझी थी वहाँ अब कोई और अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। जर्निश की ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि हाशिर की तवज्जो आतिका की तरफ माइल हो रही है। वो जानती थी कि जब आतिका इस घर में मौजूद है वो हाशिर के दिल और दिमाग पर पूरी तरह काबिज नहीं हो सकती। अपने कमरे में बेचैनी से टहलते हुए उसके जहन में साजिशों के जाल बुनने लगे। उसने फैसला कर लिया कि वो आतिका पर कोई ऐसा दाग लगाएगी कि हाशिर उसे खुद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे। जर्निश ने हाशिर की माँ ताई अम्मी को अपने एतमाद में लिया और दोनों ने मिलकर एक भयानक मंसूबा तैयार किया। जर्निश का इरादा आतिका पर चोरी या किसी गैर मर्द से ताल्लुक का झूठा इल्ज़ाम लगाने का था ताकि हाशिर की नज़र में उसकी बच्ची कुची मासूमियत भी ख़त्म हो जाए। उसने बड़ी ही चाबुक दस्ती से आतिका के कमरे में कुछ कीमती जेवरात छुपाने का सोचा ताकि ऐन शादी के हंगामे में उसे चोर साबित करके जलील ख्वार किया जा सके। जर्निश की आंखों में आतिका को सड़क पर लाने का जुनून था और वो उसके लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आतिका को निकाले बगैर वो हाशिर को कभी भी मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर पाएगी। हाशिर अपने ऑफिस के काम में मसरूफ था जब उसे जर्निश का एक पुराना लैपटॉप मिला जिसे वो ठीक करवाने के लिए उसके पास छोड़ गई थी। काम के दौरान जैसे ही उसने एक फोल्डर खोला उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहाँ जर्निश की अपनी सहेलियों के साथ की गई चैट्स और कुछ वीडियोस मौजूद थीं जिनमें वो बड़े ही फ़ख्र से बता रही थी कि वो हाशिर से मोहब्बत नहीं करती बल्कि सिर्फ उसकी जायदाद और स्टेटस की खातिर ये शादी कर रही है। हाशिर के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई जब उसने जर्निश का वो मैसेज पढ़ा जिसमें उसने लिखा था, एक बार शादी हो जाए फिर मैं उस पागल और उसकी उस कज़न को घर से निकाल कर सड़क पर ला खड़ा करूँगी। जर्निश की खुदगर्जी अब हाशिर के सामने नंगी हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने जा रहा था वो कितनी मकरो फरेब से भरी हुई है। उसे वो तमाम तर लम्हात याद आने लगे जब जर्निश ने बड़ी ही सफाई से उसे आतिका के खिलाफ भड़काया था। हाशिर को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो एक सांप को दूध पिलाता रहा जबकि आतिका की सच्ची वाबस्तगी को हमेशा शकी नज़र से ही देखा। जर्निश की उन हकीकतों ने हाशिर के दिल में उसके लिए रही सही इज़्ज़त भी खाक में मिला दी थी। हाशिर ने उस शाम फैसला कर लिया था कि वो आतिका के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाएगा। जब उसने आतिका से तैयार होने को कहा तो उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। आतिका ने अपना वही सादा सा पुराना जोड़ा पहना मगर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। हाशिर उसे शहर के एक पुरसुकून और खूबसूरत पार्क में ले गया जहाँ फूलों की खुशबू और ठंडी हवा ने आतिका का इस्तकबाल किया। 6 साल के तवील अरसे बाद ये पहला मौका था जब आतिका घर की चारदीवारी से बाहर निकली थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज़ को हैरत और खुशी से देख रही थी, कभी रंग बिरंगी तितलियों को तो कभी दूर गिरते हुए आबशार को। हाशिर खामोशी से उसके पीछे चलता रहा और उसे वो सब कुछ खरीद कर दिया जिसकी उसने कभी तमन्ना की थी। आतिका ने जब अपनी पसंद की आइसक्रीम खाई तो उसके चेहरे पर आने वाली मासूम सी हंसी ने हाशिर के दिल को पिघला दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि छोटी छोटी खुशियाँ उस लड़की के लिए कितनी बड़ी अहमियत रखती हैं। उस शाम आतिका ने अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ भुलाकर पहली बार जी भर कर सांस ली। हाशिर को उसे देखकर सुकून मिल रहा था मगर उसके जहन के एक कोने में ये अहद पुख्ता हो रहा था कि अब वो आतिका की उन खुशियों को कभी किसी की नज़र नहीं लगने देगा। जर्निश अपनी सहेलियों के साथ उसी मॉल के करीब मौजूद थी जहाँ से हाशिर की गाड़ी गुजरी थी। जब उसने हाशिर को आतिका के साथ इतने खुशगवार मूड में देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। वो जो आतिका को एक हकीर मुलाजमा समझती थी उसे हाशिर के बराबर में बैठकर मुस्कुराता देखना उसकी अना पर कारी ज़र्ब था। जर्निश का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसकी मुट्ठियाँ भींच गईं। तो ये हो रहा है मेरी पीठ पीछे, उसने दांत पीसते हुए सोचा। हसद और जलन ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। उसने वहीं खड़े खड़े अहद किया कि वो इस हंसी को मातम में बदल देगी। जर्निश के लिए अब ये सिर्फ शादी का मामला नहीं था बल्कि एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसे वो हर कीमत पर जीतना ही चाहती थी, चाहे उसे उसके लिए आतिका को मिटाना ही क्यों ना पड़े। हाशिर के सामने मेज़ पर तलाक के कागजात पड़े थे जिन्हें देखकर उसका खून खौलने लगा। जर्निश की अना और बेहिसी उन सफ़ेद सफ़ात से झांक रही थी। उसने एक झटके से कलम उठाया मगर हाथ वहीं रुक गया। अचानक उसकी आंखों के सामने आतिका को वो मासूम चेहरा और बुखार में तड़पते हुए उसका हाथ थामना घूम गया। उसे एहसास हुआ कि आतिका को छोड़ने का ख्याल उसके वजूद में लरज़ा तारी कर रहा है। कभी नहीं, उसने दांत पीसते हुए सोचा। वो कागजात उसकी नज़र में अब सिर्फ रद्दी का टुकड़ा थे क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी की असल हकीकत और सुकून आतिका की सूरत में मिल चुका था। उसने गुस्से में कागजात मुट्ठी में दबोच कर मरोड़ दिए। उसे अब यकीन हो गया था कि वो दुनिया तो छोड़ सकता है मगर आतिका को नहीं। आतिका जो दरवाजे की ओर से ये सब सुन चुकी थी भराई हुई आवाज़ में हाशिर के पास आई। आप परेशान ना हो हाशिर भाई, मेरी वजह से अपनी खुशियाँ दाव पर ना लगाएं, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। हाशिर ने उसे बोलने के से रोकना चाहा मगर वो रुकती चली गई।
آپ زرنش سے شادی کر لیں، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، آپ کا سکون میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ عاطقہ کی اس بے غرضی اور قربانی نے حاشر کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا۔ وہ یتیم لڑکی جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، آج بھی حاشر کی خوشی کی خاطر خود کو بے گھر کرنے پر تیار تھی۔ حاشر نے شدت جذبات سے اسے دیکھا اور اس کی یہ بات حاشر کے فیصلے کو پتھر کی لکیر بنا گئی۔ جیسے ہی عاطقہ مڑنے لگی، حاشر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور اس کی گرفت میں سختی نہیں بلکہ ایک عمر بھر کا ساتھ دینے والا مان تھا۔ عاطقہ نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تو حاشر کی آنکھوں میں پشیمانی اور عزم کی ملی جلی لہریں تھیں۔ اب کہیں نہیں جاؤ گی تم، حاشر نے رندی ہوئی آواز میں مگر دو ٹوک آواز میں کہا۔ اس نے عاطقہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف کیا، میں نے برسوں تمہیں صرف ایک ذمہ داری سمجھا، مگر اب احساس ہوا ہے کہ تم میری ذمہ داری نہیں، میری ضرورت بن گئی ہو۔ تمہارے بغیر یہ گھر اور میں دونوں ہی ادھورے ہیں۔ عاطقہ کے لیے یہ الفاظ کسی معجزے سے کم نہ تھے۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر واضح کر دیا کہ اب اس کی منزل کسی اور راستے پر نہیں بلکہ حاشر کے ہی ساتھ ہے۔ حاشر کی ماں جو اب تک اپنی ضد پر قائم تھی، حاشر کی آنکھوں میں عاطقہ کے لیے سچی تڑپ دیکھ کر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے جب عاطقہ کے ان زخموں کو دیکھا جن پر حاشر مرہم رکھ رہا تھا تو ممتا کی ایک لہر نے ان کے دل سے نفرت کا بوجھ بھی اتار پھینکا۔ وہ لرزتے قدموں سے عاطقہ کے قریب آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ مجھے معاف کر دے عاطقہ، میں نے اپنے بھائی کی امانت کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ ان کے لہجے کی ندامت نے عاطقہ کو تڑپا دیا۔ عاطقہ نے فوراً ہی ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی معصومیت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ بدلہ لینا نہیں، صرف پیار کرنا جانتی ہے۔ ماں کی اس معافی نے گھر کی برسوں پرانی گھٹن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ زرنش نے جب دیکھا کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو اس نے مکر و فریب کا آخری کارڈ کھیلا۔ وہ بال بکھیرے اور روتی ہوئی حاشر کے سامنے آئی اور ایک زہریلی گولی کی شیشی میز پر پٹک دی۔ حاشر، اگر تم نے اس لڑکی کو طلاق نہ دی تو میں اپنی جان دے دوں گی اور اس کا الزام تمہارے سر ہوگا۔ اس نے حسریائی انداز میں چیختے ہوئے خودکشی کا جھوٹا سا ڈرامہ رچایا تاکہ حاشر کو جذباتی طور پر بلیک میل کر سکے۔ اس کا خیال تھا کہ حاشر بدنامی کے ڈر سے جھک جائے گا، مگر حاشر کی آنکھوں میں اب اس کے لیے کوئی بھی ہمدردی باقی نہ تھی۔ وہ زرنش کے اس کھوکھلے ڈرامے کو پہچان چکا تھا اور اس کی خاموشی زرنش کے لیے سب سے بڑی شکست بن رہی تھی۔ حاشر نے میز پر پڑی گولیوں کی شیشی اٹھائی اور سرد مہری سے زرنش کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا ڈرامہ ختم ہوا زرنش، یہ وہی گولیاں ہیں جو تم نیند نہ آنے کے بہانے بنا کر اکثر لیتی رہی ہو۔ اس نے شیشی کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ زرنش کا چہرہ ایک دم سے ہی سفید پڑ گیا جب حاشر نے وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھا جس میں اس کی جائیداد سے متعلق چیٹس موجود تھیں۔ تمہاری محبت صرف میری دولت تھی اور میری زندگی میں اب تمہارے جیسے دھوکے باز کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ حاشر نے دو ٹوک لہجے میں اسے وہاں سے نکل جانے کا کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس سے رشتہ توڑ دیا۔ زرنش کی بدحواسی اور خاموشی نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کی حقیقت کھل چکی ہے۔ وہ ہار چکی تھی۔ گھر کی فضا سے سازشوں کے بادل چھٹتے ہی ایک پرسکون سی روشنی پھیل گئی تھی۔ حاشر نے سب کے سامنے عاطقہ کا ہاتھ تھام دیا اور اسے وہ مقام دیا جس کی وہ برسوں سے ہی حقدار تھی۔ آج سے عاطقہ صرف اس گھر کی عزت نہیں، میری شریک حیات اور اس گھر کی مالکن بھی ہے۔ حاشر کے اس اعلان نے عاطقہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لا دیے۔ تائی امی نے مسکراتے ہوئے عاطقہ کے ماتھے پر بوسہ دیا جس سے برسوں کی دوری مٹ گئی۔ اب اس گھر میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی تلخی۔ حاشر کی آنکھوں میں موجود مان نے عاطقہ کو وہ مکمل طور پر تحفظ دے دیا تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ دونوں کے چہروں پر موجود اطمینان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ طوفان اب تھم چکا ہے اور اب محبت کا سفر شروع ہونے ہی والا ہے۔ کمرے میں اب وہ پرانی گھٹن نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی مہک تھی۔ حاشر نے شرارت بھری نظروں سے عاطقہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے مسلسل اپنی ہی دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ کیوں؟
اب بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہے یا ابھی بھی میں صرف تمہاری پناہ گاہی ہوں؟ حاشر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں چھیڑا۔ عاتکہ کا چہرہ لمحوں میں ہی گلابی ہو گیا اور اس نے شرم کے مارے اپنی پلکیں مزید جھکا لی۔ حاشر بھائی، وہ اس کی زبان لڑکھڑائی تو حاشر نے فوراً ہی ٹوکا، بھائی، ابھی تو طوفان تھمنے کی دیر ہوئی ہے اور تم پھر اسی رشتے پر واپس آ گئیں۔ حاشر کے کہے اور اس کے پیار بھرے لہجے نے عاتکہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا اور حاشر کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور اپنائیت تھی، جس نے اسے پہلی بار ایک مکمل عورت ہونے کا احساس دلایا۔ حاشر نے عاتکہ کی آنکھوں پر ریشمی پٹی باندھی اور اسے دھیرے دھیرے چھت کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی پٹی کھلی، عاتکہ کے لبوں سے ایک دبی سی چیخ نکلی۔ پوری چھت سفید گلابوں اور مدھم روشنیوں سے مہک رہی تھی اور ایک چھوٹے سے میز پر اس کی پسندیدہ چاکلیٹ پیسٹری رکھی تھی، جس پر لکھا تھا، ہمیشہ کے لیے میری عاتکہ۔ حاشر نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ کھول کر اس کے سامنے کیا، جس میں ہیرا جڑی ایک نازک سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ تمہاری اس صبر اور محبت کا اعتراف ہے جو تم نے 6 سال تک تنہا ہی نبھائی۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ عاتکہ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس کے لیے یہ صرف ایک سرپرائز نہیں تھا، بلکہ حاشر کے دل میں اپنی جیت کا وہ اعلان تھا جس کا اسے برسوں سے ہی انتظار تھا۔ اس جادوئی شام نے ان کے رشتے میں محبت کا ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ رات کی خاموشی میں جب دونوں برآمدے میں بیٹھے تھے، عاتکہ نے حاشر کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنی زندگی کا سب سے ہی بڑا راز زبان پر لائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری محبت اس 6 سال کی آزمائش سے شروع ہوئی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ حاشر کے سوالیہ انداز پر وہ تھوڑا اور قریب ہوئی اور مسکراتے ہوئے کہا، میں تب سے آپ کی ہوں جب مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ بچپن کے ان کھیلوں سے لے کر آج تک میرے دل کی تختی پر صرف اور صرف آپ کا ہی نام لکھا تھا۔ حاشر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ عاتکہ بتاتی گئی کہ کیسے وہ چھپ چھپ کر اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی تھی اور کیسے اس نے برسوں اپنی اس خاموش محبت کو ایک امانت کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ عاتکہ کا یہ اعتراف حاشر کے لیے کسی بھی اعزاز سے کم نہ تھا۔ اسے آج اندازہ ہوا کہ جس لڑکی کو وہ ٹھکراتا رہا، وہ تو برسوں سے اسی کے نام کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ حاشر نے عقیدت سے اس کا ہاتھ چوما، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے ایسی بے لوث محبت ملی ہے۔